मुझे पर्सनली लगता है कि सीबीएसई वाले एफपीएस को देखकर पेपर बना रहे हैं। फंसना पक्का सीरीज का ऑरा ही अलग। हर सवाल का जवाब फंसना पक्का है। ये नहीं देखा तो क्या देखा। स्वागत है ह्यूमैनिटीज की नंबर 1 क्वेश्चन आंसर सीरीज में। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की लेजेंडरी फंसना पक्का है सीरीज के एक और शानदार चैप्टर के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम करेंगे हमारा आखिरी चैप्टर रीसेंट डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स। बहुत ही प्यारा, बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। डिस्क्राइब एनी 4 मेजर डेवलपमेंट्स इन इंडियन पॉलिटिक्स सिंस 1989। कोई भी 3 बता दीजिए, 2 बता दीजिए, 4 बता दीजिए, यही क्वेश्चन आएगा। इसको घुमा फिरा के भी पूछा जा सकता है। एज द डिकेड ऑफ द 80s केम टू अ क्लोज, द कंट्री विटनेस्ड 5 डेवलपमेंट्स दैट वर टू मेक अ लॉन्ग लास्टिंग इंपैक्ट ऑन पॉलिटिक्स। तो कुल मिला के क्वेश्चन आपसे सिर्फ इतना पूछेगा कि क्या नए डेवलपमेंट्स हमें देखने को मिल रहे थे, और ये आंसर आपको लिखना पड़ेगा। आखिरी में एक बहुत ही शानदार ट्रिक भी आपको मैं बता दूंगा। पहला पॉइंट आता है डिक्लाइन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम। 1989 में जो इलेक्शंस हुए थे वहां पर हमें भाई एक टर्निंग पॉइंट देखने को मिलता है, क्योंकि कांग्रेस को एक मेजर डिफीट का सामना करना पड़ा। बहुत लंबे समय से कांग्रेस का डोमिनेंस था, दबदबा था, वो अब हमें खत्म होता हुआ देखने को मिल रहा था। हाँ, मानते हैं कि 1991 में कांग्रेस फिर से पावर में आ गया, लेकिन अब कांग्रेस में वो दम नहीं थी, वो कंट्रोल नहीं था जो पहले था। अब इंडियन पॉलिटिक्स बहुत चेंज हो चुकी थी, तो ये पहले जो एक कांग्रेस सिस्टम चल रहा था ना, अब वो कहीं ना कहीं एक एंड हो गया था। फिर सेकंड नंबर पर राइज ऑफ द मंडल इशू। अभी मंडल इशू क्या, आगे बहुत बारीकी से हम पढ़ेंगे। 1990 में नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट ने इस कमीशन के एक बहुत ही मेजर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट कर दिया। वो क्या था कि ओबीसी को सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में भी अब रिजर्वेशन मिलेगा। जब ये इंप्लीमेंट हुआ तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट वगैरह में देखने को मिले, और कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स, क्योंकि डायरेक्टली हम ओबीसी की बात कर रहे हैं, उनके रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं, तो कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में अब बहुत सामने आ गया। ये भाई एक सेंटर बन के आया नेशनल डिबेट का। शिफ्ट टू न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब अलग अलग गवर्नमेंट ने अलग अलग समय में इंडिया में बहुत सारी पॉलिसीज को यूज किया, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए बहुत सारी चीजों को किया है, लेकिन इसमें भी हमें मेजर चेंजेस देखने को मिल रहे थे। अब बहुत ज्यादा बड़े बड़े लेवल पर चेंजेस आए। यहां पर हमें देखने को मिला कि स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम की बात करी जा रही है, जिसको हम न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। कुछ नए रिफॉर्म्स की बात करी जा रही थी, इंडिया के इकोनॉमिक सिस्टम को चेंज करने की बात करी जा रही थी। बोला जा रहा था जो पुराना तरीका हम फॉलो कर रहे हैं उसको बदलना चाहिए। आगे चैप्टर में इसको हम बहुत अच्छे से देखेंगे। स्टार्टेड बाय राजीव गांधी, और ये चेंजेस सबसे पहले हमें विजिबल हुए 1991 में, और रेडिकली एक बड़े लेवल पर, बहुत कंप्लीट लेवल पे चेंजेस हमें देखने को मिले, जिन्होंने इंडियन इकोनॉमी के ना डायरेक्शन को ही बदल दिया। अगर इंडिपेंडेंस के बाद हम ऐसे चल रहे थे तब हम ऐसे चलने लग गए। आपने बाकी चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि इंडिया में हमें लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन सारी चीजें देखने को मिल रही थी। तो ऐसे नए नए रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। फिर फोर्थ नंबर पे अयोध्या या फिर राम जन्मभूमि मूवमेंट। देखिए, इस चैप्टर के एनसीईआरटी को बहुत चेंज करा गया है, बहुत सारे वर्ड्स को चेंज किया गया है। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, प्लीज गूगल से नई एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिए। ये हमने वीडियो भी नई एनसीईआरटी से ही बनाई है, लेकिन एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको पता होगा, हिंदू लोगों का मानना था कि राम भगवान का बर्थ प्लेस है, यहाँ पर एक टेम्पल हुआ करता था, जिसे डिमोलिश करके मुगल जनरल मीर बाकी ने यहाँ पर बाबरी मस्जिद को बनाया था। ठीक है, उसके बाद जब स्टडी हुई, ये सारी चीजें पता हुई कि हाँ, जब मस्जिद को अच्छे से स्टडी किया जाता है तो वहां समझ में आता है कि पहले यहाँ पर टेम्पल हुआ करता था, क्योंकि टेम्पल के सिंबल्स वगैरह, रेलिक्स वगैरह देखने को मिलते हैं। ये इशू चलता चला गया, बहुत लीगल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बहुत सारी चीजें हुई, लेकिन फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया कि जी हाँ, यहाँ पर पहले राम मंदिर था और यहाँ पर वापस से राम मंदिर बनना चाहिए। आगे अभी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन ये मैंने आपको बताया। आप अपने एग्जाम में वही टर्म्स यूज करेंगे जो आपको आंसर में देखने को मिल रहा है, मैं आपको बताता जाऊंगा। तो सेंचुरीज ओल्ड लीगल पॉलिटिकल डिस्प्यूट था ओवर द राम जन्मभूमि टेम्पल अयोध्या में। ठीक है, ये 1990s में एक बहुत ही पावरफुल पॉलिटिकल इशू बना। बहुत पार्टी पॉलिटिक्स इसमें देखने को मिला, बहुत सारी चीजें देखने को मिली, बहुत प्रॉब्लम हुई, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, सेकुलरिज्म जैसे टॉपिक्स पर डिबेट हुई, और बहुत सारी चीज होने के बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया नवंबर 9 2019 को, और वापस से यहाँ पे राम भगवान का टेम्पल बनाया गया, जो अब बन चुका है। फिफ्थ नंबर पे
कांग्रेस की लीडरशिप में चेंज आया राजीव गांधी के असैसिनेशन के बाद। इनकी हत्या कर दी गई थी मई 1991 में। इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप में। श्रीलंकन तमिल ने इन्हें असैसिनेट किया था, जो कि लिंक किए जाते हैं एलटीटी से। हमने श्रीलंका वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है इसको। तो वहां पर इनकी हत्या हुई। 1991 के जो इलेक्शंस हुए वहां पर कांग्रेस सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बन के इमर्ज हुई और राजीव गांधी की डेथ के बाद जो पार्टी थी उन्होंने नरसिम्हा राव को अपना एज अ पीएम चूज किया। अब ये पूरे आंसर को याद करने की ट्रिक है मी कार। इससे कैसे याद कर लेंगे? एम से मंडल, ई से जो हमारे इकोनॉमिक न्यू रिफॉर्म्स थे, सी से कांग्रेस का डिक्लाइन हो गया, ए से अयोध्या डिस्प्यूट हो गया और आर से राजीव गांधी जी का असैसिनेशन हो गया। तो मी कार से आप याद कर सकते हैं। With the elections of 1989, a long phase of coalition politics began in India. Explain the role of regional parties in coalition governments in India during the 1990s. किसी भी तरीके का क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। How did the United Front government of 1996 demonstrate the unstable political equation of that period? Discuss the role of BJP and the Congress in supporting coalition governments in the 1990s. मतलब 1990 से रिलेटेड कोई भी कोलिजन गवर्नमेंट रिलेटेड क्वेश्चन आता है तो ये आपका आंसर बनेगा कि भाई 1989 के बाद कैसे हमें कोलिजन गवर्नमेंट, कोलिजन पॉलिटिक्स देखने को मिला इंडिया में। ऐसे कर करके घुमा फिरा के क्वेश्चन आ सकता है कि 1989 में कांग्रेस सिस्टम का एंड हुआ, कोलिजन एरा का स्टार्टिंग हुआ, रीजंस बताइए। तो घुमा फिरा के सेम यही क्वेश्चन आएगा। 1989 में जो इलेक्शन हुए कांग्रेस पार्टी की हमें डिफीट देखने को मिली और नेशनल फ्रंट ने कोलिशन गवर्नमेंट बनाई। नाम याद रखिएगा, नेशनल फ्रंट। कांग्रेस लार्जेस्ट पार्टी थी लोकसभा में, मतलब भाई सबसे ज्यादा सीट्स इनके पास थी, लेकिन फिर भी क्लियर मेजॉरिटी नहीं थी, तो ये अकेले गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट फॉर्म नहीं करेंगे, कोलिशन वगैरह नहीं बनाएंगे, हम अपोजिशन में बैठेंगे। नेशनल फ्रंट, नाम बार बार बता रहा हूं, याद रखना, जो खुद अपने आप में अलायंस था। किसका अलायंस था? जनता दल का और कुछ रीजनल पार्टीज का। उन्हें दो एकदम अपोजिट पार्टी का सपोर्ट मिला। एक हमारा बीजेपी हो गया और एक हमारा लेफ्ट फ्रंट हो गया। तो एक लेफ्टिस्ट पार्टी हो गई, एक राइटिस्ट पार्टी हो गई, इनका सपोर्ट मिला और इस बेसिस पे भाई नेशनल फ्रंट की कोलिशन गवर्नमेंट आई। लेकिन बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट ने डिसाइड किया कि हम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं करेंगे, मतलब कोई भी मिनिस्टर वगैरह की पोजीशन में नहीं आएंगे, कैबिनेट वगैरह ज्वाइन नहीं करेंगे, सिर्फ हमारा आपको सपोर्ट है जिससे आप अपनी गवर्नमेंट को स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ा पाओ। 1990s में बहुत सेवरल स्ट्रॉन्ग पार्टीज हमें देखने को मिली जो दलित्स और अदर बैकवर्ड क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रही थी, वो इमर्ज हुई। ठीक है, ये इमर्ज होने लगी। बहुत सारी इसमें से ऐसे थे जो रीजनल एस्पिरेशंस को भी रिफ्लेक्ट करते थे। अलग अलग रीजन में लोग क्या चाह रहे हैं, उनकी क्या डिमांड्स है, वो सारी चीजों को ये पार्टीज रिप्रेजेंट करती थी। इन पार्टीज का की रोल रहा यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को बनाने में। हमने ऊपर पढ़ा नेशनल फ्रंट के बारे में, अब हम पढ़ रहे हैं यूनाइटेड फ्रंट के बारे में 1996 में। तो दोनों नाम याद रखिएगा, सबसे पहले नेशनल फ्रंट और उसके बाद हमारा यूनाइटेड फ्रंट। इसमें हमें जनता दल देखने को मिलती थी और सेवरल रीजनल पार्टीज इसमें थी। ये 1989 में जो हमारा नेशनल फ्रंट आया था उसी से सिमिलर आप समझ सकते हैं। लेकिन 1989 में बीजेपी ने सपोर्ट किया था, लेकिन बीजेपी ने 1996 में यूनाइटेड फ्रंट की गवर्नमेंट को सपोर्ट नहीं करा। इसके बदले इनको किसका सपोर्ट मिला? 1989 में कांग्रेस अपोजिशन में बैठी थी, लेकिन अब कांग्रेस का सपोर्ट मिल गया, कांग्रेस ने सपोर्ट दिया। तो इससे हमें समझ में आता है कि कैसे सिचुएशन बदल रही थी। कभी बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है किसी को, कभी कांग्रेस का मिल रहा है। सब एक दूसरे को गवर्नमेंट ना बनने देने के चक्कर में अलग अलग अलायंसेस हमें देखने को मिल रहे थे। 1989 में लेफ्ट और बीजेपी दोनों ने नेशनल फ्रंट को सपोर्ट किया था क्योंकि कांग्रेस को पावर में नहीं आने देना चाह रहे थे। और 1996 में कांग्रेस ने और लेफ्ट ने सपोर्ट किया नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को, जिससे बीजेपी पावर में ना आ पाए। तो अपने कंपटीशन को, अपने अपोजिशन को पावर में ना आने देने के लिए खुद कोलिशन वगैरह बना रहे थे। तो 1989 नेशनल फ्रंट और उसके बाद 1996 हमारा यूनाइटेड फ्रंट। फिर 1996 के इलेक्शंस में बीजेपी लार्जेस्ट पार्टी बनी, लेकिन पार्टीज की तरफ से अपोजिशन आ रहा था तो मेजॉरिटी फॉर्म नहीं कर पाया बीजेपी। इवेंचुअली एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिली 1998 से सिर्फ 1999 तक, और इसके बाद री इलेक्शन हुआ, ये री इलेक्ट हुआ 1999 में। और इस टाइम पे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी ने एज अ प्राइम मिनिस्टर पूरा टर्म कंप्लीट किया। पहले इतना छोटा सा टर्म था, लेकिन इसके बाद पूरा 5 साल का टर्म अपना इन्होंने कंप्लीट किया। तो एक कोलिशन गवर्नमेंट हमें देखने को मिल रही थी। अभी कोई भी सिंगल पार्टी को
ऐसी मेजोरिटी नहीं मिली थी। 1989 के ऑनवर्ड इसलिए हमें 11 सेंट्रल गवर्नमेंट्स देखने को मिली, जो या तो कोलिजन था या फिर माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स थी जिन्हें दूसरी पार्टीज ने सपोर्ट किया हुआ था, और रीजनल पार्टीज का हमें एक अच्छा खासा रोल देखने को मिला। और ये ट्रेंड चलता चला गया 2014 तक, क्योंकि 2014 में फिर बीजेपी को मेजोरिटी मिली। हालांकि गवर्नमेंट एनडीए की बनाई थी बीजेपी ने, आगे हम देखेंगे, लेकिन बीजेपी को क्लियर मेजोरिटी थी। अगला क्वेश्चन आता है, हाउ डिड द कोलिजन गवर्नमेंट्स प्रूव टू बी अ बून फॉर डेमोक्रेसी? बेनिफिट बताइए, क्या कोलिजन गवर्नमेंट के क्या बेनिफिट्स होते हैं? पहला, जो फेडरलिज्म है भाई वो और स्ट्रांग होता है, और रीजनल पार्टीज का जो राइज होता है ना, इसी का इसमें रोल रहता है। मतलब फेडरलिज्म मतलब क्या, हमारा सेंट्रल हो गया, फिर स्टेट लेवल पर हम काम करते हैं, तो रीजनल पार्टीज का जब रोल बढ़ता है तो उनकी आवाज भी बढ़ती है। 1989 के बाद कोई भी अकेली पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल रही थी क्लियर, तो गवर्नमेंट तभी बन पा रही थी जब आपको रीजनल पार्टीज वगैरह का सपोर्ट मिले, उनका पार्टिसिपेशन है तो ठीक, वरना आपका काम तमाम है। इससे हुआ ये कि स्टेट जो है ना, उनकी वॉइस अब क्लियरली सेंटर लेवल तक पहुंच रही थी, सेंट्रल लेवल पर भी चीजें सही से हो रही थी, और इससे हमारा डेमोक्रेसी और रिप्रेजेंटेटिव हो गया। एंडेड वन पार्टी डोमिनेंस एंड इंक्रीज्ड अकाउंटेबिलिटी। कांग्रेस की जब 1989 में डिफीट हुई ना, तो सिंगल पार्टी का जो डोमिनेशन था वो खत्म हो गया। जब एक ही पार्टी बार बार जीतती है ना, तो फिर क्या होता है, कोई भी डेमोक्रेसी में वो पार्टी फिर काम नहीं करती। क्यों नहीं करेगी, हम ही जीत रहे हैं, क्या लेना देना है। लेकिन डेमोक्रेसी में अगर गवर्नमेंट बदलती रहती है तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर रहता है कि हमको बहुत अच्छा काम करना है, और जो दूसरी नई गवर्नमेंट आती है उसके ऊपर एक और प्रेशर रहता है कि हमें पहले से अच्छा काम करना है। तो जब बहुत सारी पार्टीज आती जाती रहती हैं, गवर्नमेंट बदलती रहती है, तो डेमोक्रेसी को इससे फायदा ही होता है। तो कोलिजन पॉलिटिक्स वगैरह भी आ गया, तो कांस्टेंट आपको नेगोशिएशन वगैरह भी करना है, कंसेंसस करना है, सबकी सुनना है, सबकी मानना है, तो गवर्नमेंट और अकाउंटेबल हो गई और लेस सेंट्रलाइज्ड हो गई। प्रमोटेड कंसेंसस और नेशनल इश्यूज। भाई बहुत कंपटीशन था, लेकिन उसके बाद भी पार्टीज के बीच में हमें ब्रॉड अग्रीमेंट्स देखने को मिल रहे थे कुछ टॉपिक्स पर, जैसे कि न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज हो गई, ओबीसी रिजर्वेशन हो गया, शेयरिंग पावर विद बैकवर्ड क्लासेस। यहां पर सारे पार्टी अग्री कर रहे थे कि ये चीजें तो हमें करनी ही चाहिए। तो इससे हमारी जो डेमोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग पावर है ना इंडिया की, वो इंक्रीज हो गई। फिर इंकरेज्ड मॉडरेशन एंड पावर शेयरिंग। भाई कोलिजन जब गवर्नमेंट आने लगी ना, तो अब आइडियोलॉजी वगैरह पर इतना फोकस नहीं हो रहा था, प्रैग्मेटिक पावर शेयरिंग, मतलब प्रैक्टिकल वे में चीजों को क्या किया जाए, इस समय क्या नीड है, इन चीजों पे फोकस किया जाता था। ऐसा नहीं है कि हमारी आइडियोलॉजी है तो हम बाकी वालों से हाथ नहीं मिलाएंगे, ये सारी चीजें अब कम हो गई थी। एग्जाम्पल, एनडीए जो कि हमारे बीजेपी लेड अलायंस है, तो एनडीए का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा और यूपीए का फुल फॉर्म कमेंट में बताइएगा, बहुत ही सिंपल है। तो एनडीए के जो पार्टनर्स है वो जरूरी नहीं है कि बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट करें, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने बीजेपी का हाथ जोड़ा हुआ था और अपना पूरा टर्म कंप्लीट किया था। तो जो हमारे पॉलिटिक्स में पोलराइजेशन था कि एकदम एक्सट्रीम लेवल पे जी रहे हैं, वो सारी चीजें अब खत्म हो रही थी और कोऑपरेटिव पॉलिटिक्स बढ़ रही थी। एक्सपेंडेड सोशल रिप्रेजेंटेशन। 1990s में हमने देखा कि भाई बहुत सारी पार्टीज ऐसी सामने आ रही थी जो दलित्स, ओबीसीज, बैकवर्ड कास्ट को भी रिप्रेजेंट कर रहे थे। जैसे यूनाइटेड फ्रंट में इनका पार्टिसिपेशन था, तो इस चीज से क्या हो रहा था भाई, सबको हम रिप्रेजेंट कर पा रहे थे। दलित हो, ओबीसी हो, हाई क्लास के लोग हो, हाई कास्ट के लोग हो, सब अब हमारे गवर्नमेंट के एक विजन में आ रहे थे। प्रोवाइडेड स्टेबिलिटी थ्रू कलेक्टिव सपोर्ट। भाई माइनॉरिटी गवर्नमेंट्स को भी सपोर्ट मिलता था, मल्टीपल पार्टी था, जैसे हमने नेशनल फ्रंट की बात करी, यूनाइटेड फ्रंट की बात करी, कभी बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा है, कभी कांग्रेस का सपोर्ट मिल रहा है, कभी लेफ्ट पार्टीज का सपोर्ट मिल रहा है, सब कुछ हमने पढ़ा। इससे हमें ये मालूम चला कि पार्टीज भी कोऑपरेट करने के लिए रेडी थी, जिससे स्टेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस करी जा सके। असेस एनी टू वीकनेसेस ऑफ द कोलिजन गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड इन इंडिया फ्रॉम 89 टू 1999। पहला, अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस, ये हमने पढ़ा हुआ है, अलायंसेस बहुत चेंज होते रहते थे। 1989 में नेशनल फ्रंट को बीजेपी और लेफ्ट ने सपोर्ट किया, लेकिन बात अगर हम करते हैं यूनाइटेड फ्रंट की, तो यहाँ पे बीजेपी नहीं थी, यहाँ पे कांग्रेस का सपोर्ट आया। तो अनस्टेबल पॉलिटिकल इक्वेशंस थे। फिर डिपेंडेंस ऑन आउटसाइड सपोर्ट, किसी को भी मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, तो भाई आपको सरवाइव करने के लिए ना बाहर की पार्टीज का भी सपोर्ट लेना पड़ रहा था, जैसे कि बीजेपी, लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस। मतलब ऐसा नहीं है कि मान के चलिए कोई एक नई पार्टी आई जिस पार्टी में अलग अलग
दूसरे दूसरे पार्टीज के लोगों ने ग्रुप बनाया तो उनको मेजोरिटी मिल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। मेजोरिटी नहीं मिल रही थी, जैसे यूनाइटेड फ्रंट आया मेजोरिटी नहीं मिली, नेशनल फ्रंट आया मेजोरिटी नहीं मिली, इनको बाकी लोगों का भी सपोर्ट लेना पड़ा, सपोर्ट के बिना ये भी कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो किसी भी कोलिजन वगैरह को भी मेजोरिटी नहीं थी तो बाकी पार्टीज का सपोर्ट लिया, और ऐसा सपोर्ट रहता था कि वो डायरेक्टली ज्वाइन नहीं करते थे गवर्नमेंट को, लेकिन अपना सपोर्ट रखते थे जिससे आपको मेजोरिटी मिली रहे, आप गवर्नमेंट फॉर्म करके रख पाओ। तो गवर्नमेंट इस चक्कर में बहुत ही वीक थी और कॉन्स्टेंटली एक रिस्क में रहती थी। नेम एनी 4 प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हु लेड द कोलिजन गवर्नमेंट एट द सेंटर। इससे पहले ऊपर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन और आ सकता है कि गवर्नमेंट का हिस्सा नहीं बन रहा तो सपोर्ट मतलब क्या। भाई देखिए, आपके पास मेजोरिटी होना चाहिए। मान के चलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है, तो आपको जब वोटिंग हो रही है तो आपको जो भी पार्टी सपोर्ट करती है वो आपके फेवर में वोट कर देंगी, तो इससे एटलीस्ट पार्लियामेंट में आप बता पाओगे कि आपको मेजोरिटी है। अगर मेजोरिटी नहीं रहेगी तो आप गवर्नमेंट ही नहीं बना पाओगे। तो ये बाकी पार्टीज मिनिस्टर नहीं बनती थी, कैबिनेट को ज्वाइन नहीं करती थी, सिर्फ अपना सपोर्ट रखती थी कि भाई हमारा सपोर्ट है जिससे आपका गवर्नमेंट चलता रहे, क्योंकि इन्हें किसी और को गवर्नमेंट में नहीं आने देना। नेम एनी 4 प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जिन्होंने कोलिजन गवर्नमेंट देखी। तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हाँ, आपको फंसना पक्का है सीरीज के पीडीएफ चाहिए तो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल हो गए, आप वेबसाइट से ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। वीपी सिंह नेशनल फ्रंट 89 से 90, हमारे एचडी साहब यूनाइटेड फ्रंट 1996 से 1997, हमारे गुजराल साहब 1997 से 1998, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी 1999 से 2004। आप अपने हिसाब से भी लिख सकते हैं, ये 4 नाम मैंने आपको बता दिए। हाईलाइट द रीजन रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉलिटिकल राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस सिंस 1990। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो ओबीसीज हैं वो कैसे पॉलिटिक्स में आए, उनका कैसे हमें एक नया रोल देखने को मिला। एक्सप्लेन द इंपैक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑन द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ इंडिया। तो ओबीसी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आता है, 2025 में आया हुआ है, 2024, 2023 आता ही आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन कभी ना कभी आए हुए हैं। तो आंसर में सबसे पहले अगर हम ओबीसी टर्म की बात करते हैं तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी है अदर बैकवर्ड क्लासेस। कांग्रेस को पहले बैकवर्ड कास्ट के बहुत सारे सेक्शन से सपोर्ट मिलता था, लेकिन धीरे धीरे वो डिक्लाइन हो गया। एक स्पेस क्रिएट हो गया नॉन कांग्रेस पार्टी के लिए कि वो इन कम्युनिटीज का प्यार जीत सकते हैं, इनका सपोर्ट जीत सकते हैं। हमें ये देखने को भी मिला भाई, जब जनता पार्टी गवर्नमेंट आई 1977 में, पिछले चैप्टर में हमने इसको बहुत अच्छे से पढ़ा था, तो ये कम्युनिटीज को और इन कम्युनिटीज की बहुत सारी पार्टीज को मौका मिला खुद को रिप्रेजेंट करने का, इन कम्युनिटीज को रिप्रेजेंट करने का। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है, जनता पार्टी को बनाने में जिन लोगों का हाथ था उसमें से जैसे देखिए भारतीय क्रांति दल हो गया, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी हो गया, इनका बहुत ही पावरफुल रूरल बेस था। मतलब ओबीसी के बहुत सारे सेक्शन के लोग ऐसे थे जो इनको बहुत सपोर्ट करते थे, इनका एक अच्छा बेस बना हुआ था। अब इसके बाद फिर नेशनल गवर्नमेंट का जब डिसीजन आया कि हम मंडल कमीशन की एक मेजर रिकमेंडेशन को इंप्लीमेंट करेंगे, तो इसके बाद तो भाई अदर बैकवर्ड क्लासेस का जो पॉलिटिक्स में रोल था और इनके आजू बाजू जो पॉलिटिक्स चलता था वो बहुत इंक्रीज हो गया था। ये एकदम सेंट्रल लेवल पर अब काम करने लग गए थे, आगे अभी आपको क्लियर होगा। बहुत इंटेंस डिबेट्स वगैरह देखने को मिली, बहुत लोगों ने फेवर में बात करी, बहुत लोगों ने अगेंस्ट में बात करी रिजर्वेशन के, कि आप जो ये ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को सेंट्रल गवर्नमेंट वगैरह में रिजर्वेशन वगैरह दे रहे हैं, ये चीजें बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन जब ये सारी चीजें हो रही थी ना, तो ओबीसी कम्युनिटीज वाले लोग अपनी आइडेंटिटी को लेकर और अवेयर हुए। इससे ये हुआ कि ये मोबिलाइज इकट्ठा हो पा रहे थे। बहुत पॉलिटिकल पार्टीज बनी जिन्होंने इनको मेन मुद्दा बनाया, इनको साथ में लाने का काम किया। तो अब ये पॉलिटिक्स में बढ़ चढ़कर अपना हिस्सा ले रहे थे। अब दिस पीरियड सॉ द इमरजेंस ऑफ मेनी पार्टीज, बहुत पार्टीज आई जो ओबीसी के लिए एम्प्लॉयमेंट में, एजुकेशन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, तो ऐसी पार्टीज बहुत आई। बात ये आने लगी कि भाई ओबीसी का कितना शेयर होना चाहिए पावर में, कितना नहीं होना चाहिए, क्या रोल होना चाहिए, सारी बातें सामने आने लगी। कितना ये पावर एंजॉय करते हैं और कितना नहीं करना है, सारे टॉपिक्स पे डिबेट होने लगी। लेट 1970s 80s में हमें ऑर्गेनाइज्ड राइज देखने को मिला दलित पॉलिटिक्स का। सबसे पहले इसकी बिगिनिंग हुई BAMCEF के फॉर्मेशन के साथ। नाम याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। कब? 1978 में। इसने डिमांड किया पॉलिटिकल पावर फॉर द बहुजन। बहुजन मतलब इसमें आप SC, ST, OBC एंड माइनॉरिटीज को इंक्लूड कर सकते हैं। बाद में DS4 का क्रिएशन हुआ। बताइए जल्दी से कमेंट में बताइए, DSSS, DS4 इसका फुल फॉर्म क्या है? आगे अभी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आप कमेंट में बताओ, मुझे ही पता चलेगा कितना आपसे बन रहा है कितना नहीं बन रहा है।
और फिर बहुजन समाज पार्टी किसके अंडर में हुआ, ये कांशीराम के अंडर में, ठीक है, याद रखिएगा, आ सकता है बहुजन समाज पार्टी। बीएसपी पहला ऐसा मेजर पॉलिटिकल पार्टी बना इंडिपेंडेंट इंडिया में जिसे बहुत सक्सेस मिला, मेनली दलित वोटर्स का बहुत सपोर्ट मिला, उसके कारण बहुत सक्सेस मिला। मेनली अगर हम यूपी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं 1989-91 में, तो यहां इन लोग बहुत इवॉल्व हुए, बहुत आगे बढ़े, इनको बहुत सपोर्ट मिला। तो ये पहली बार इंडिपेंडेंट इंडिया में हो रहा था कि कोई ऐसी पार्टी है जो दलित्स को रिप्रेजेंट कर रही है, उनको इतना सपोर्ट मिल रहा है। बाद में इन्होंने भाई और भी ग्रुप्स को अपने साथ में जोड़ने की कोशिश करी, अपना इन्फ्लुएंस इन्होंने और बढ़ाया और एक मेजर स्टेट लेवल पॉलिटिकल फोर्स बनके हमारे सामने आया बीएसपी, बहुजन समाज पार्टी। 1980s also saw the rise of political organization of the Dalits. Highlight the reason responsible for the political rise of Dalits and OBC since 1980. Explain the role of BAM, CEF in the rise of Dalit politics. अब हम इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तो हमने देखा कि दलित पॉलिटिक्स में कैसे आने लगे, अब हम बोल रहे हैं कि ऑर्गेनाइज्ड वे में कैसे आने लगे, कौन सी पार्टीज है जो सामने आई, क्या हुआ। अब हम इस टॉपिक पे थोड़ा सा आगे बढ़ के बात कर रहे हैं, ठीक है। बहुजन समाज पार्टी पे क्वेश्चन आ सकता है कि बताइए क्या हुआ। तो 1980s में भाई दलित पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन सामने आए। सबसे पहले हमारा बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन बना 1978 में, मैंने आपको बताया। ये कोई टिपिकल ट्रेड यूनियन टाइप का नहीं था, ऐसा नहीं है कि फेडरेशन आप नाम पढ़ रहे हैं तो आप बोल देंगे कोई ऐसा यूनियन बन गया, ये कोई ट्रेड यूनियन नहीं था। इन्होंने बोला कि भाई बहुजन्स के लिए हमें पॉलिटिकल पावर चाहिए है, एससी, एसटी, ओबीसी और रिलीजियस माइनॉरिटीज सब हमारे बहुजन में इंक्लूड होते हैं। अब इसके बाद भाई यहां से शुरुआत हुई इमरजेंस की, किसकी, दलित शोषित समाज संघर्ष समिति, ऊपर ही हमने पढ़ा DS4 मैंने आपको बताया था, और बाद में बहुजन समाज पार्टी जिसे कांशीराम लीड कर रहे थे। तो याद रखिए सबसे पहले एक फेडरेशन बना, फेडरेशन के बाद इनको और पावर मिला और इनको ऐसा लगा कि बड़े लेवल पे कुछ करना चाहिए और पॉलिटिक्स में चीजें आई और उसके बाद हमें पार्टीज वगैरह भी देखने को मिलने लग गई। बीएसपी ने स्टार्ट तो भाई स्मॉल पार्टी के रूप में किया था, दलित वोटर्स का सपोर्ट मिलता था पंजाब, हरियाणा, यूपी में, लेकिन उत्तर प्रदेश में मैंने ऊपर भी आपको बताया 1989-1991 इलेक्शन में इनको बहुत मेजर ब्रेक थ्रू मिला और कांशी राम हमारे जो है भाई वो मेन लीड कर रहे थे और इन्होंने पार्टी को एकदम प्रैग्मेटिक, जैसा कि मैंने कहा प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स के हिसाब से डिजाइन किया था और इन्हें बहुजन वगैरह से बहुत ज्यादा सपोर्ट वगैरह मिलता था। और बहुजन हमारे इंडिया की भाई मेजॉरिटी पॉपुलेशन भी फॉर्म करते हैं, तो इससे ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल फोर्स बनकर हमारे सामने आया। ओवर टाइम जो हमारा बहुजन समाज पार्टी है मेजर पॉलिटिकल प्लेयर बन गया है स्टेट में, मल्टीपल ओकेजन में गवर्नमेंट्स फॉर्म करी हैं, दलित्स मेन कोर सपोर्टर बेस है, लेकिन पार्टी धीरे धीरे अपने आप को एक्सटेंड कर रहा है, ऊपर भी मैंने आपको बताया था बहुत सारे एरियाज में। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, दलित और ओबीसी बहुत सारे एरियाज में इंडिपेंडेंटली भी काम करते हैं और कई बार एक दूसरे के कंपटीशन बन जाते हैं। मतलब पॉलिटिक्स में हो सकता है कोई पार्टी है जो दलित्स को सपोर्ट कर रही है, कोई पार्टी ओबीसी की बात कर रही है, तो आपस में कॉम्पिटिशन हो गया, कई जगहों पर कोऑपरेशन हो गया, तो ये इंडियन पॉलिटिक्स में लगा रहता है। अगला क्वेश्चन आता है, Who was the chairperson of the मंडल कमीशन। अब चलिए मंडल कमीशन की पूरी बात करते हैं, क्या रिकमेंडेशन थी, क्या इंप्लीमेंट हुआ, क्या नहीं हुआ, इसकी हम बात करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर हमारा थोड़ा इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं। अर्ली रिजर्वेशंस इन द साउथ, पहली हेडिंग। ओबीसी रिजर्वेशंस की अगर हम बात करते हैं ना, तो हमारे साउथ के स्टेट्स में ये 1960s से ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन नदर्न स्टेट्स में इस चीज को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था। तो नॉर्थ इंडिया में भी डिमांड आई ओबीसी रिजर्वेशन की। जनता पार्टी की जब गवर्नमेंट थी 1977 से 79 में, उस समय ओबीसी रिजर्वेशन की बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड थी स्टेट और नेशनल लेवल पर। कर्पूरी ठाकुर बिहार के चीफ मिनिस्टर, इनका तो बहुत बड़ा रोल इस चीज में रहा है और बिहार में भाई खास तौर पर इस पॉलिसी को लेकर इनका एक लीड रोल रहा है। इसी के बाद हमें देखने को मिलता है मंडल कमीशन का फॉर्मेशन 1978 में। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट सेटअप करती है सेकंड बैकवर्ड क्लासेस, क्लास नहीं क्लासेस, सेकंड बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको हम पॉपुलरली मंडल कमीशन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि चेयरपर्सन थे बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इसलिए इसको मंडल कमीशन बोला जाता है। और बोला गया कि आप बैकवर्ड क्लासेस की कंडीशन को अच्छे से पढ़िए और समझिए। मंडल कमीशन का रिकमेंडेशन हमें देखने को मिलता है 1980 में, कुछ रिकमेंडेशंस हमारे सामने आते हैं। सबसे पहली चीज आती है कि कमीशन हमें एडवाइस करता है कि जो बैकवर्ड क्लासेस है ना,
इसे हमें बैकवर्ड कास्ट के रूप में समझना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इंडिया में क्लास और कास्ट का एक लिंक देखने को मिलता है। अपर कास्ट वाले लोग अपर क्लास में ज्यादा देखने को मिलेंगे, लोअर कास्ट वाले लोग लोअर क्लास में देखने को मिलेंगे, क्योंकि पास्ट में बहुत शोषण का उनको सामना करना पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने झेली है। तो कमीशन ने बोला कि यहां पर क्लासेस को आपको कास्ट से लिंक करना पड़ेगा, और इसीलिए इसके बाद कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स इंडिया में बहुत बढ़ गया। पूरे चैप्टर में वही हम देख रहे हैं। तो यही बोला गया कि जो बैकवर्ड कास्ट है ना, उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, एम्प्लॉयमेंट में, अगर हम पब्लिक सर्विसेज की बात करते हैं, बहुत कम प्रेजेंस देखने को मिलता है। इसीलिए इसने रिकमेंड करा कमीशन ने कि 27% सीट्स हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में इन ग्रुप्स के लिए रिजर्व कर देना चाहिए। और भी इतनी रिकमेंडेशंस नहीं थी, और भी थी, जैसे हमें लैंड रिफॉर्म करना चाहिए जिससे हम ओबीसी वगैरह की कंडीशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, याद रखना क्या क्या मालूम चले हमें। एक, लैंड रिफॉर्म्स की हमने बात करी, हमने बात करी एजुकेशन में रिजर्वेशन की, और हमने बात करी पब्लिक सर्विसेज में रिजर्वेशन की। अब 1990 अगस्त में हमें देखने को मिलता है कि नेशनल फ्रंट की गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि मंडल कमीशन के एक मेजर रिकमेंडेशन, जो क्या है, जो हमारा निकल के आता है सेंट्रल गवर्नमेंट और उसकी जितनी भी अंडरटेकिंग्स है उसमें रिजर्वेशन की, उसको अब हम इंप्लीमेंट कर देते हैं। बहुत एजिटेशन, प्रोटेस्ट हुए हमारे नदर्न सिटीज में, लेकिन इस चीज को इंप्लीमेंट कर दिया गया। इसके बाद इसी चीज को लीगल और पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला। इस पॉलिसी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था। इंदिरा साहनी केस वेरी पॉपुलर, बट 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला जो है सही है। और इसके बाद से भाई इंडिया में जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज है मेजर, वो ओबीसी के रिजर्वेशंस को सपोर्ट करती हैं, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी ये चीजें बोल दी, तो ये चीजें फिर और ज्यादा लीगलाइज हो गई। डिस्क्राइब द फॉर्मेशन एंड अर्ली आइडियोलॉजी ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ हिंदुत्व। तो देखिए, इमरजेंसी के बाद बहुत प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारी चीजें थी। भारतीय जनसंघ मर्ज हो गई जनता पार्टी के साथ। जब जनता पार्टी का फॉल आया और उसका ब्रेकअप हुआ, तो जो जनसंघ के पुराने सपोर्टर थे ना, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी फॉर्म करी 1980 में। एमसीक्यू में आ सकता है, ईयर याद रखिएगा। पहली की अगर बात करते हैं तो बीजेपी ने एक ब्रॉडर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को एडॉप्ट किया था। इन्होंने बोला था कि भाई जो जनसंघ का सोचने का तरीका था, बिहेव करने का तरीका था, हम उसको थोड़ा सा और ब्रॉडर लेवल पे करेंगे, पुराने लिमिटेड वे में नहीं करेंगे। बीजेपी ने गांधीयन सोशलिज्म को फॉलो किया, साथ में कल्चरल नेशनलिज्म की बात करी। इनकी मेन आइडियोलॉजी निकल कर आई। इन्हें जो 1984 में इलेक्शन हुए थे, बीजेपी को वहां इतना सक्सेस वगैरह नहीं मिला। 1986 के बाद पार्टी ने नेशनलिज्म पर फोकस करना चालू किया और इसको अपनी कोर आइडियोलॉजी बताया। बीजेपी ने पॉलिटिक्स ऑफ हिंदुत्व को अपनाया। ठीक है, हिंदुत्व मतलब क्या होता है, इसके थ्रू इन्होंने पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन, लोगों को इकट्ठा करने का काम करा। हिंदुत्व को पॉपुलराइज करा था विनायक दामोदर सावरकर ने, नाम याद रखिएगा, एमसीक्यू में आ सकता है। और इन्होंने बोला था कि इंडियन नेशनहुड का बेसिस है, मतलब अगर आप खुद को इंडियन बोलते हैं, खुद को इंडियन मानते हैं, तो आपको इंडिया को अपना पितृभू मतलब फादरलैंड भी मानना होगा, और होली लैंड मतलब पुण्य भू भी मानना होगा। और हिंदुत्व के बिलीवर्स का ये मानना है कि एक स्ट्रॉन्ग नेशन तभी बन सकता है जब हमारा एक यूनाइटेड नेशनल कल्चर हो, एक कल्चर जो पूरे नेशन में देखने को मिल रहा है। और इनका ये मानना है कि इंडिया के केस में हिंदुत्व ये बेस प्रोवाइड कर सकता है। मतलब जो हिंदुत्व को फॉलो कर रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग नेशन बनाएगा, एक नेशनलिज्म की भावना लोगों के अंदर आएगी, ये इनकी आइडियोलॉजी है। Two developments around 1986 became central to politics of BJP. very important question आता है कि 1986 में कौन से ऐसे दो डेवलपमेंट थे, कौन सी दो चीजें थी जिसे बीजेपी का सपोर्ट मिल रहा था, बीजेपी का वो सेंट्रल पॉइंट बन गया था। पहला, या फिर ये भी आ सकता है कि शाह बानो केस के बारे में बताइए, तो अपने आप में ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है। 1985 में शाह बानो, जो कि एक 62 ईयर की डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन थी, इन्होंने एक केस फाइल किया कि भाई मुझे अपने फॉर्मर हस्बैंड से मेंटेनेंस चाहिए, खर्चा पानी के लिए रुपए मुझे इनके साइड से चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने उनके फेवर में बात करी, बोला कि ठीक है आपको ये करना चाहिए। लेकिन ऑर्थोडॉक्स मतलब पुरानी सोच वाले कट्टरवादी जो मुस्लिम्स थे, उन्होंने बोला कि जो मुस्लिम पर्सनल लॉ होता है ये उसके खिलाफ जा रहा है, हमारे पर्सनल लॉज है, हम डिसाइड कर लेंगे हमको क्या करना है, कैसे करना है, सुप्रीम कोर्ट को दखल अंदाजी नहीं करना चाहिए। तो इसके बाद बहुत
प्रॉब्लम्स हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने पास किया मुस्लिम विमेन एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986, जिसने कोर्ट के जजमेंट को नलिफाई कर दिया। मतलब कोर्ट का जो जजमेंट था उसे इस एक्ट के थ्रू हटा दिया गया। ठीक है, कांग्रेस गवर्नमेंट थी उस समय, इन्हीं का ही एक्शन था। इसे विमेन्स के ऑर्गेनाइजेशन ने, बहुत सारे मुस्लिम ग्रुप्स ने और इंटेलेक्चुअल लोगों ने अपोज किया कि भाई विमेन सही बोल रही थी, उनका डिवोर्स हो गया है, उनको अब आपको मेंटेनेंस वगैरह देना चाहिए, लेकिन आपने सिर्फ वोट के चक्कर में ये एक्ट लेकर आए। बीजेपी ने इसी को मेन पॉइंट बनाया कि आप ये कुछ नहीं कर रहे हैं, आप मुस्लिम्स के वोट लेना चाहते हैं, उनको आप फेवर दे रहे हैं जिससे आप उनका प्यार जीत पाए, वोट्स जीत पाए, और इसको अपना एक सेंट्रल पॉलिटिकल पॉइंट बनाया। ठीक है, अपने आप में रेड में क्वेश्चन के अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम डाल देते हैं। दूसरा क्या आता है, पहला शाहबानो, दूसरा आता है अयोध्या इशू। मैंने आपको इसके बारे में स्टार्टिंग में ही बता दिया है। अयोध्या राम जन्मभूमि इशू था, श्री राम के बर्थ प्लेस के ऊपर हमें एक डिस्प्यूट देखने को मिलता था, क्योंकि एक 3 डोम स्ट्रक्चर बिल्ड किया गया 1528 में। एनसीईआरटी में बाबरी मस्जिद टर्म्स यूज नहीं करे गए, 3 डोम स्ट्रक्चर। ठीक है, जिसमें हमें हिंदू सिंबल्स, रेलिक्स देखने को मिलते थे इंटीरियर और एक्सटीरियर पोर्शन में, जिससे समझ में आ रहा था कि पहले यहां पर एक टेंपल हुआ करता था। नेशनल प्राइड से लिंक हुआ ये, उसके बाद लीगल बैटल्स हुए, जिसके बाद 1949 में इसको सील कर दिया गया। फिर 1986 में जो फैजाबाद कोर्ट है, उन्होंने परमिशन दी कि इस स्ट्रक्चर में आप वर्शिप वगैरह कर सकते हैं। इसके बाद हिंदूज मुस्लिम में ओनरशिप को लेकर बहुत सारे टॉपिक पर कॉन्फ्लिक्ट हुए, और फाइनली हमें 1992 में डिमोलिशन देखने को मिल गया। पहले बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स दिए हुए थे जिनको एनसीईआरटी से रिमूव किया गया, आपके सिलेबस में इतना ही है। ठीक है, 1992 में हमें डिमोलिशन देखने को मिला, और इसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए और बहुत सारे चैलेंजेस आए हमारे इंडिया के पॉलिटिक्स में, हमारे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स में। अब इसके आगे क्या हुआ वो हम अगले क्वेश्चन में देखेंगे। अयोध्या का इशू बताइए, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बताइए, डिस्प्यूट में क्या हुआ, कैसे हुआ, सब पूछा जा सकता है ना, कि जो 1528 से 1992 का ये डिस्प्यूट हुआ, इसमें क्या क्या हुआ, ऐसी पूरी बातें आ सकती हैं। तो भाई ये पहली पॉइंट रिपीट कर दिया तो बार बार नहीं करूंगा, कि बहुत पहले लंबे समय से इशू चल रहा था, 500 ईयर लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स बर्थ प्लेस को लेके। 3 डोम स्ट्रक्चर बनाया गया 1528 में, हिंदू सिंबल्स, रेलिक्स थे, जिससे समझ में आया कि पहले टेंपल होता था। उसके बाद 49 में इसको सील कर दिया गया। 86 में फैजाबाद कोर्ट ने बोला कि आप पूजा वगैरह कर सकते हैं। कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे, और इसके बाद 1992 में बहुत चीजें बढ़ गई और बहुत सारी दिक्कत आई, डिमोलिशन वगैरह हुआ, और इंडियन डेमोक्रेसी के सामने एक बड़ा चैलेंज आ गया। सेम आंसर लिखेंगे आप, कुछ बदलेगा नहीं इसमें। अब इस चीज को हम और आगे बढ़ाएंगे कि इसको कैसे ठीक करा गया, सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल था, रेजोल्यूशन कैसे आया, ये अब हमारे एनसीईआरटी में नया एडिशन है। तो भाई बहुत सारे डेमोक्रेटिक और लीगल प्रोसीजर्स हुए, बहुत सारी कोर्ट में हियरिंग्स हुई, ठीक करने की कोशिश करी गई, मूवमेंट वगैरह हुए, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट में 5 जज की बैठक थी, और 5 जज का यही फैसला था, 5-0 से ये रूलिंग आई कि भाई यहां पर 9 नवंबर 2019 में कि राम मंदिर फिर से बनाया जाएगा। यहां पर पहले मंदिर था, और वही आगे अभी हम देखेंगे। यही आया कि जो ये डिस्प्यूटेड साइट है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ये दिया जाए, यहां पर राम भगवान का टेंपल बनाया जाए, और इसके बाद हमें जो हम यहाँ पे मॉस्क जो पहले था, जो बाबरी मस्जिद था, उसको तो आपने तोड़ दिया है, उसको तोड़ना पड़ेगा, वहां पर मंदिर बनेगा। तो अब वहां पर आप क्या करोगे, तो जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड है उसको आप एक अलग लैंड दे देंगे, साइड दे देंगे, जहां पर वो अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर पाएंगे दोबारा से। इस वे में डेमोक्रेसी ने भाई इतने बड़े कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाया। इंडिया में भाई प्लूरल सोसाइटी है, अलग अलग रिलीजन के लोग, अलग अलग बिलीव्स वाले लोग रहते हैं। ये एक बहुत ही ऐसी चीज थी जहां पर बहुत दंगे वगैरह हो सकते हैं। पास्ट में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, लेकिन हमने भाई लॉस के थ्रू, चीजों के थ्रू अच्छे से इसको सॉल्व किया। ऐसा नहीं है कि ऐसे ही डिसीजन आ गया, हमने आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन वगैरह करे, हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स चेक करे, और यही सामने आया कि यहाँ पर पहले मंदिर था, तो वापस से यहाँ मंदिर आना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को सेलिब्रेट किया गया बहुत बड़े लेवल पे, आज भी किया जाता है। क्लासिक एग्जांपल है कि भाई ऐसे सेंसिटिव इश्यूज को हम कैसे ठीक कर सकते हैं डेमोक्रेसी के थ्रू। और इससे ये भी समझ में आया कि इंडिया की डेमोक्रेसी अब कितनी मेच्योर हो गई है। एक्सप्लेन द रोल ऑफ कोलिजन पॉलिटिक्स इन इंडिया ड्यूरिंग 2004 से 2014। ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आप फसना पक्का के पीडीएफ से या फिर चैनल पर जो रैपिड रिवीजन सीरीज आती है, फिर से रिवीजन करना, डेट्स ज्यादा हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हालांकि बहुत इजी चैप्टर है। वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो लाइक भी कर दीजिए, कमेंट में लिख दीजिए भैया
मजा आ गया एकदम, या कुछ भी प्यारा कमेंट कर दीजिए। इसी बहाने यूट्यूब इस वीडियो को प्रमोट करेगा, आपके एल्गोरिदम को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट की जरूरत है। प्लीज 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 सपोर्ट करिए। तो देखते हैं भाई 2004 से 2009 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या परफॉर्मेंस था, 2014 लोकसभा इलेक्शन में क्या हुआ, 2004, 9, 14, 2019 में क्या हुआ, ऐसे करके क्वेश्चन घुमा फिरा के आ सकता है। 2004 लोकसभा इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने कोलिजन गवर्नमेंट फॉर्म करी, यूपीए। मैंने आपसे फुल फॉर्म पूछा था, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। ये पावर में आया, लेफ्ट फ्रंट का सपोर्ट मिला और बीजेपी लेड एनडीए, जो नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी का अलायंस है, उसकी डिफीट हुई। कांग्रेस की भाई नंबर ऑफ सीट्स 1991 के बाद इंक्रीज भी हुई थी। वोट डिफरेंस तो यूपीए एनडीए में बहुत कम था, लेकिन फिर भी इनकी गवर्नमेंट फॉर्म हुई। लेफ्ट पार्टीज ने अपना सपोर्ट वगैरह विड्रॉ किया 2008 में इंडो यूएस न्यूक्लियर डील के कारण। उनको नहीं जमा, क्योंकि भाई उन लोग लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनका अलग सोच रहता है, तो उन्होंने अपने आप को विड्रॉ किया। लेकिन उसके बाद भी यूपीए गवर्नमेंट ने अपना फुल टर्म कंप्लीट किया, जिससे कोलिजन अरेंजमेंट्स में हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली। 2009 इलेक्शन में कांग्रेस लेड यूपीए ने और बेटर परफॉर्म किया। पार्टी की सीट पहले 2004 में 145 थी, अब वो 206 हो गई, और डॉक्टर मनमोहन सिंह दूसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने कोलिजन गवर्नमेंट के। मेजॉरिटी अभी भी किसी को नहीं मिल रही है। लेकिन फिर 2014 में बीजेपी, जिसे नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे थे, सिंगल पार्टी बनकर आई, जिसे मेजॉरिटी मिली 282 सीट्स। पहली पार्टी थी 30 इयर्स में जिसे मेजॉरिटी मिली, लेकिन इसके बाद भी इन्होंने एनडीए की कोलिजन गवर्नमेंट बनाई। मतलब और जो लोग साथ दे रहे थे उनको भी कैबिनेट में मिनिस्टर वगैरह की पोजीशन वगैरह दी, एनडीए गवर्नमेंट फॉर्म करी। 2014 इलेक्शन ने टर्निंग पॉइंट लेकर आया इंडियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि मोदी जी की लीडरशिप में जो गवर्नमेंट थी उसने बहुत सारे सोशल, इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी सेक्टर्स में चेंजेस लेकर आए। अब इससे पहले आप बोलो कि भैया आप यहाँ बीजेपी की तारीफ क्यों कर रहे हो, ये लेटेस्ट एनसीईआरटी की लाइन से जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप पुरानी एनसीईआरटी फॉलो कर रहे हैं, प्लीज नई एनसीईआरटी फॉलो करिए। 2019 में बीजेपी को फिर से क्लियर मेजॉरिटी मिलती है 303 सीट्स के साथ, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि कोलिजन पॉलिटिक्स की अब कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। चेंज आ चुका है, इंडिया के पार्टी सिस्टम में चेंज आ गया है। प्री 1970s के एरा में सिचुएशन अलग थी, अब अलग है। अब रीजनल पार्टी की भी इंपॉर्टेंस है, अब चीजें बहुत बदल चुकी हैं। डिस्क्राइब एनी 3 इश्यूज जिसमें अब हमें एक जनरल कंसेंसस देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है कि भाई इतना कंपटीशन है, इतने कॉन्फ्लिक्ट है 1989 के बाद, लेकिन इसके बाद भी कंसेंसस, मतलब सब पार्टीज कुछ मुद्दों पर अग्री करने लग गई हैं। कुछ तो ऐसे मुद्दे हैं जहां पर सब बोलते हैं कि हाँ ऐसा होना चाहिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए हम देखते हैं इसको। तो भाई इतना कंपटीशन है, इतने कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन इसके बाद भी मोस्ट पार्टीज के बीच में कुछ एरियाज में सहमति आई है। यहां पर 4 मेन एलिमेंट्स है। पहला, अग्रीमेंट ऑन न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज। बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो नई इकोनॉमिक पॉलिसीज वगैरह को सपोर्ट नहीं करते, वो नहीं बोलते नई चीजें होना चाहिए जो आज के समय में हो रही हैं, लेकिन मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज अब इस चीज को सपोर्ट कर रही हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज में हम लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, इन्हीं टॉपिक्स की ज्यादा बात करते हैं। इन पार्टीज का, ज्यादातर पार्टीज का ये मानना है कि इन पॉलिसीज से हमारी कंट्री प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ेगी, अच्छी इकोनॉमिक पावर हमारे पास आएगी, दुनिया भर में नाम होगा। दूसरा, एक्सेप्टेंस ऑफ द पॉलिटिकल एंड सोशल क्लेम्स ऑफ द बैकवर्ड कास्ट। पॉलिटिकल पार्टीज अब रिकॉग्नाइज कर रही हैं कि भाई हमें बैकवर्ड कास्ट के सोशल पॉलिटिकल क्लेम्स को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। एज अ रिजल्ट अब बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन को भी पार्टी सपोर्ट करती हैं। उन्हें एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में रिजर्वेशन वगैरह देना चाहिए। इन टॉपिक्स पर बात होती है। पॉलिटिकल पार्टीज ये भी बोल रही हैं भाई कि जो भी पावर शेयरिंग है ना गवर्नमेंट वगैरह में, उसमें भी इनका एक रोल होना चाहिए, इनका शेयर हमें इन्हें देना चाहिए। तीसरा आता है एक्सेप्टेंस ऑफ द रोल ऑफ स्टेट लेवल पार्टीज इन गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। भाई पहले ऐसा था, नेशनल पार्टीज अलग लेवल पे हैं, स्टेट पार्टीज अलग लेवल पर हैं, बड़ा वैसा नहीं है। अब उनका डिफरेंस इतना ज्यादा हमें देखने को नहीं मिलता है। स्टेट लेवल पार्टीज भाई अब नेशनल लेवल पे भी पावर शेयरिंग कर रही हैं, कंट्री के पॉलिटिक्स में उनका भी एक सेंट्रल रोल है। पिछले 20 सालों से तो ये चीजें हमें बहुत क्लियरली देखने को मिल रही। 4th नंबर पर आता है कि अब हम आइडियोलॉजिकल पोजीशन पर इतना फोकस नहीं करते, हम प्रैग्मेटिक चीजों पर फोकस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल रेशनल बातें देखते हैं कि समय की क्या नीड है, उस हिसाब से हम चीजों को देखते हैं। तो अब आप देखते होंगे कि आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस वाली पार्टीज भी साथ में आ जाती है। जैसे एनडीए में हर कोई हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, बीजेपी की आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता, लेकिन फिर भी वो साथ में आए, गवर्नमेंट बनाई, पूरा टर्म उन्हें कंप्लीट किया। तो बात वही है, अब हम थोड़ा सा प्रैग्मेटिक
कंसिडरेशंस को फॉलो करते हैं। इसको याद करने की बहुत सिंपल सी ट्रिक है, एवरी बिग स्टेट पॉलिटिशियन, ई से इकोनॉमिक पॉलिसीज जो नई है, बी से बैकवर्ड कास्ट के हम रिजर्वेशन वगैरह की बात कर रहे हैं, एस मतलब स्टेट पार्टीज की इंपॉर्टेंस की बात कर रहे हैं, और पी मतलब प्रैग्मेटिक अप्रोच की हम बात कर रहे हैं। तो एवरी बिग स्टेट पॉलिटिशियन या ईबीएसपी से भी आप याद कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुजन समाज पार्टी बीएसपी और ऊपर एक ई और जोड़ लीजिए तो ये आपको याद हो जाएगा। और इसी के साथ ये खूबसूरत चैप्टर हमारा एंड होता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो भर भर के प्यार दीजिएगा, और मैं मिलता हूं आपसे आगे बहुत सारी शानदार वीडियोस में। डिस्क्रिप्शन में सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, हमारे प्रीमियम नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको फंसना पक्का है का पीडीएफ भी मिल जाएगा, हमारे बैचेस भी मिल जाएंगे, बहुत भर भर के फ्री मटेरियल मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए क्योंकि आप हैं फ्यूचर टॉपर्स। साइनिंग ऑफ गुरु भैया, ढेर सारा प्यार।